आज हमें क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करना है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आई होप सो। सबसे पहले इस चैप्टर में वैसे तो हम इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखेंगे, बट सबसे पहले सेमीकंडक्टर को समझने के लिए कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हमें एक टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। उस टॉपिक को सबसे पहले देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी ये फर्स्ट टॉपिक है। नाउ, बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। ये बैंड थ्योरी क्या होती है? अब पहली बात ये हमको समझना है कि व्हाट इज द बैंड। ये बैंड क्या होता है? क्या होता है, आप स्लाइड पर देखने से ज़्यादा मेरी बात सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कोई भी एटॉमिक शेल है, कोई भी एटॉमिक शेल है, तो दो एटॉमिक शेलें मिलती है, दो एटॉमिक शेल्स मिलती है, तो वो दो एटॉमिक शेल्स मिलकर एक मोलिकुलर शेल बनाती है। क्या बनाती है? एक मोलिकुलर ऑर्बिट बनाती है। एक एटॉमिक ऑर्बिट मिलकर एक मोलिकुलर ऑर्बिट बनाता है। एटॉमिक ऑर्बिट मिलकर एक मोलिकुलर ऑर्बिट बनाता है, और वो मोलिकुलर ऑर्बिट मिलकर बैंड्स बनाते हैं। वो मोलिकुलर ऑर्बिट्स मिलकर बैंड बनाते हैं। वो मोलिकुलर ऑर्बिट्स मिलकर बैंड बनाते हैं। ये बैंड किस काम में आते हैं? ये बैंड एनर्जी गैप को बताते हैं। ये बैंड एनर्जी गैप को बताते हैं कि इतना एनर्जी गैप कवर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे मीन्स जो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे, मीन्स कंडक्शन करने लग जाएंगे। या फिर अगर कंडक्शन नहीं कर पाएंगे तो वो रीज़न पता चल जाएगा। ओके, इसलिए बैंड थ्योरी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन देख लीजिए आप। डेफिनेशन, इन अ सब्सटेंस एज मेनी एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर। मैंने बताया था आपको, अगर एटम्स क्लोज हो एक दूसरे के तो द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम्स फ्रॉम फॉर्म अ कंटिन्यूस बैंड। कैसा बन जाता है? वो कंटिन्यूस बैंड बन जाता है अगर एटम्स पास पास हो, क्लोज हो तो। वेयर इन द इलेक्ट्रॉन मूव्स, ठीक, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड बैंड थ्योरी। इस चीज को क्या बोला जाता है? बैंड थ्योरी। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, इसमें न्यूक्लियस अलग दिया हुआ है, फिर 1s ऑर्बिटल है, फिर 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है। ठीक, अलग अलग तरह के ऑर्बिट दिए हुए हैं, और यहाँ पर बताया गया 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की उससे ज़्यादा, 2p की उससे ज़्यादा, 3s की फिर ज़्यादा, 3p की फिर ज़्यादा। ठीक, तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। और आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो इनर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। मीन्स जो एटम, और एटम की जो शेल पूरी तरह से फिल होती है इलेक्ट्रॉन से, उसमें एनर्जी कम होती है, और जो शेल इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होगी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। भाई, जिसका पेट खाली होगा वही कमाएगा, वही खाएगा, और जिसका पेट भरा होगा वो चुपचाप घर पे बैठा रहेगा। अब देख लेते हैं अपन बैंड थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ध्यान से देखिए इसको, इस एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं, एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा। देख, पहले मैं इन डायग्राम्स को देख के आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ सिलिकन का डायग्राम दिया हुआ है और जर्मेनियम का डायग्राम दिया हुआ है। सिलिकन और जर्मेनियम का डायग्राम इसलिए दिया है क्योंकि ये पहले ही बता देता हूँ मैं, ये सेमीकंडक्टर से हमारे आगे चल के काम में आएंगे, तो इन्हीं को एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा है। देखिए, इनके इनर जो शेल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से भरे हुए हैं। बाहर का जो ऑर्बिट आता है, बाहर का जो ऑर्बिट आता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने एटॉमिक थ्योरी को, फिजिक्स में भी पढ़ोगे एटॉमिक थ्योरी को, तो
आपने ये देखा है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन, जिस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, ऑक्टेट फुल होना चाहिए। अब ऑक्टेट फुल है क्या इसका लास्ट वाला? नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये एक्साइट होगा, मीन्स इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जर्मेनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक। तो इनको गैप कवर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, देखिए एक एक लाइन को ध्यान से देखिए। वी नो दैट in an atom the proton neutron constitute in the central part में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट के नेम क्या क्या होते हैं? 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखा है आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें इसी तरीके से था। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट, हर इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी सेम होगी। मीन्स जैसे 1s में कोई है तो 1s में अगर दूसरा भी है तो उसकी एनर्जी भी सेम होगी। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन 1s में है तो उसमें भी एनर्जी सेम होगी। इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट, जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो अंदर है और पूरी तरह भरे हुए हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और उनकी एनर्जी कम होती है, लिख लीजिएगा, उनकी एनर्जी कम होती है। वेर एज द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो कंप्लीटली फिल नहीं होते हैं, उनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? कंडक्शन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है। जो पूरी तरह फिल नहीं होते उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है। और ये बताया था मैंने कि आपको नीचे ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के स्ट्रक्चर दिए हुए, जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन से, तो इनको ज़्यादा दिक्कत आएगी। देखते हैं कि किस तरह से बैंड थ्योरी कवर होती है। अब इसको देखिए, इतना ज़्यादा डीपली एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, बट हम देख लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारे आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक तो इसके बाद वाले हैं, बट इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बट थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, देखिए सबसे पहली लाइन, व्हेन इन द क्रिस्टल द एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, एटम्स क्लोज हो ईच अदर, एक दूसरे के, hence they may be flow of electrons from one atom to another atom in conduction band। मतलब अगर पास पास होंगे तो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाएंगे, आसानी से फ्लो कर जाएंगे। अब इसी चीज को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। अब इस डायग्राम को हमको कम से कम 5 मिनट तक समझने की कोशिश करनी है। इसकी थ्योरी तो पीछे लिखी हुई है, नेक्स्ट स्लाइड्स में लिखी हुई है, बट यहीं पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक बार मैं आपको निकाल कर वो स्लाइड दिखाता रहूँगा। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल है, ग्राफ बना हुआ है, और एटॉमिक डिस्टेंस के हिसाब से ग्राफ बना हुआ है, ठीक। जिसमें एटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा है, किस तरीके से है, कैसे है, एटॉमिक डिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। अब सबसे पहले इस रीजन को देखते हैं, रीजन ए को। रीजन ए में देखो, हमने देखा है कि अगर एटम्स पास पास होंगे, एटम्स पास पास होंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। बट अगर एटम्स दूर दूर होंगे तो फिर उन दोनों पर एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही चीज बताई गई है रीजन ए में। इस रीजन में यही चीज बताई गई है कि ये गैप कवर नहीं होगा तो ये एक दूसरे को आइसोलेट रखेंगे। यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे को आइसोलेट रखेंगे, यहाँ पर जो एटम होंगे वो एक दूसरे को आइसोलेट रखेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही हम आते हैं रीजन बी के अंदर, किसके अंदर आते हैं? रीजन बी के अंदर आते हैं। जैसे ही हम रीजन बी के अंदर आते हैं तो हमें गैप थोड़ा कम होता हुआ नजर आता है। गैप थोड़ा कम होता हुआ नजर आता है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जाने का सोच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कुछ एनर्जी देने पर जाया जा सकता है। इसके बाद आता है रीजन सी।
अब इस सी को देखिए, यहाँ पर तो सारा ही मिल गया ये, ठीक, यहाँ पर तो सारा ही मिल गया, तो यहाँ से यहाँ पर जाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं इसको, इस जगह से इस जगह तक जाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये रीज़न कंडक्शन के लिए सबसे अच्छा है। मीन्स जो मेटल्स होते हैं, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, वो इसी रीजन में आने चाहिए, वो इसी रीजन में आने चाहिए। अब ये जो ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए, ग्रुप डी में, रीजन डी में जाके इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो एक लेवल इधर जा रहा है, एक लेवल इधर जा रहा है, तो ये एक अलग बैंड बन जाएगा, ये एक अलग बैंड बन जाएगा, और ये इनके बीच का एनर्जी गैप आ जाएगा। तो ये जो है इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बोला जाता है? कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। मीन्स वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुँचना है, तो उसको ये एनर्जी गैप कवर करना पड़ेगा, ये एनर्जी गैप उसको कवर करना पड़ेगा, और इस एनर्जी गैप को बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? फॉरबिडन एनर्जी। अब इन्हीं के टॉपिक को देख लेते हैं हम। देखिए रीजन ए में क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन है, अगर उसके पास एन एटम्स है, ठीक, इसको आप पढ़िएगा धीरे 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 धीरे, स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख लीजिएगा, ठीक, लिखोगे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो अगर कम हो, किसी एटम के बीच में डिस्टेंस कम हो, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो वो एक दूसरे को आइसोलेट करेंगे। तो देखिए रिजल्ट क्या निकल के आता है, दिस इज द केस ऑफ वेल सेपरेटेड और आइसोलेटेड एज शोन इन रीजन बी। मतलब ये जो रीजन बी का केस है, ये वेल सेपरेटेड है, जैसे मतलब यहाँ पर एटम्स वेल सेपरेट होंगे। रीजन बी मैंने बताया था, इसमें थोड़ी सी नियर आएंगे और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी दी जाए। देखो, स्टार्ट कमिंग नियरर टू ईच अदर, ठीक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक, मीन्स आसानी से मूव कर जाएंगे। इसके बाद रीजन सी को देखिए, रीजन सी में क्या होता है, देयर कम्स अ रीजन इन विच द बैंड मर्ज विद ईच अदर। मतलब बैंड एक दूसरे में मिल जाते हैं, और द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट दैट इज स्प्लिट फ्रॉम द अपर एटम्स लेवल अपेयर टू ड्रॉप बिलो द अपर स्टेट दैट हैज कम फ्रॉम द लोअर एटॉमिक लेवल। मीन्स लोअर लेवल से हाई लेवल में आसानी से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है सी के अंदर। तो सी इज कंडक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है। अगर इस रीजन में कोई मेटल है, कोई सब्सटेंस है, तो वो आसानी से कंडक्शन कर लेगा। इसके बाद रीजन डी आता है, जिस रीजन डी में हम इस एनर्जी गैप को भी डिफाइन करते हैं कि एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। इस जो एनर्जी गैप था उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। और टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट 8n होनी चाहिए। 4 इन स्टेट लोअर अपर एनर्जी बैंड्स होते हैं, एग्जैक्टली लोअर बैंड। और ये देखिए जो लोअर बैंड है, जो लोअर बैंड है उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड, बताया था मैंने। और जो अपर बैंड है उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। ओके, ये जितनी भी थ्योरी दी हुई है इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नाउ हम ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से ये बैंड थ्योरी कंडक्शन, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जो कि हमें टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर ही सेमीकंडक्टर है जो कि हमें टॉपिक पढ़ना है, तो इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को ये बैंड थ्योरी किस तरह से डिफाइन करती है और उनमें
किस तरह से डिफरेंशिएट करती है कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर एक दूसरे से अलग कैसे हैं। थैंक यू।